आज शुरुआत कर रहे हैं एक नए सीरीज़ की। छोटा सा सैम्पल सर्वे किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, तो पता चला कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रेंड्स हैं उनको सीसेट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है। सीसेट में लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स जो है, सिंपल जो मैथ्स होता है 10th क्लास के लेवल का, उससे मिली जुली चीज़ें आती हैं और इसी से वो पेपर बनता है। हर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्क जो है 2.5/3 होता है और 80 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसका एक मेजर पार्ट जो है फॉर्म करते हैं और मेजॉरिटी लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं एक्चुअली में डिफ़िकल्ट होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। ओवरऑल सीसेट पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्या तैयारी होनी चाहिए और कैसे उसको क्लियर करना है, इसकी स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही एक वीडियो में दे दी है। अब उसी सीरीज़ में मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कुछ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे यूपीएससी के पुराने पेपर से उठा के, जब से ये सीरीज़ शुरू हुआ था तब से उठा के आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कैसे इसको अप्रोच करना है समझ में आएगा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो वहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ होता है, सारी चीज़ें वहीं से सोचनी होती हैं। आपका इन्फेरेंस अपने जो मानसिक है कि नहीं मेरा तो ये मानना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं की जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अजम्पशन के साथ, इस प्रिजम्पशन के साथ इस पेपर को अप्रोच करना है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीसेट का 2014 का क्वेश्चन उठाया है 2014 का और इसी में आज जो है छोटे से वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले पढ़ूंगा और उसका एक सेंस बनाऊंगा आपके सामने कि क्या समझना है, कैसे समझना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको मैं आंसर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको मेन फोकस जो है कि कैसे समझना है पैराग्राफ को, उस पर रहेगा। क्या इन्फरेंस लेना है, कैसे मीनिंग निकाला जाता है किसी पैराग्राफ का, वो अप्रोच बता दी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखिए, शुरुआत का पहला ही क्वेश्चन ये कहता है कि अगले 5 क्वेश्चन में, मतलब 1 to 5 क्वेश्चन एक ही नेचर का है, उसमें 2 पैसेज हैं। रीड द फॉलोइंग 2 पैसेजेस, 2 पैसेजेस हैं और आंसर करिए उनके नीचे के लगे हुए क्वेश्चंस को। तो जब आप पहला पैसेज पढ़ोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, फिर कुछ मैथ्स के आएंगे, फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो ये जो पहले 1 और 2 पैसेज है ये हम लोग आज करेंगे और उसके 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, योर आंसर्स टू दिस आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन पैसेज ओनली। आपको अपना दिमाग उतना ही लगाना है जितना पैसेज में लिखा हुआ है। उसके बाहर की आपकी क्या थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ उसको वहाँ पे न डालें। साफ साफ लिखा हुआ है। शुरुआत करते हैं। पहले पैसेज 1 को पढ़ेंगे पूरा। इसी तरह एग्जाम में भी करना होता है, पहले पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन हलवा होगा, बिल्कुल हलवा होगा। तो शुरुआत करते हैं ना, मेरे साथ आप भी पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कैसे पढ़ते हैं। पैसेज 1, इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज़ ग्रोन। अच्छा, ट्रांसलेशन भी साथ में दिया होता है हिंदी वाले छात्रों के लिए। दूसरी बात कि अगर कभी आपको इंग्लिश में कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो हिंदी वाला रेफ़र कर लीजिए, मीनिंग निकल जाता है कई बार। और जब हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला रेफ़र कर लीजिए, मीनिंग निकल जाता है कई बार। अब चलिए, फाइनली, इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज़ ग्रोन फास्ट। पहले तो सेंटेंस जब लंबे होना, देखो आप यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ तक चल रहा है। जब भी सेंटेंस लंबा होना तो दिमाग में उसको आप ब्रेक करिए, उतार चढ़ाव कॉमा के हिसाब से ब्रेक करिए, तभी सेंस बनेगा। इन रिसेंट टाइम्स, कॉमा लग गया, यहीं पे एक चीज़ खत्म हो गई कि अभी की बात की हो रही है, मतलब हाल फिलहाल की जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज़ ग्रोन फास्ट, नॉट ओनली कंपेयर टू इट्स ओन पास्ट बट ऑल्सो इन कंपेरिजन विद अदर नेशन। इन रिसेंट टाइम्स पास्ट की बात नहीं हो रही है। इंडिया जो करेंटली है फास्ट ग्रो कर रहा है ना। वो जो फास्ट ग्रो कर रहा है, इंडिया का खुद का जो पास्ट में जो ग्रोथ था उसके हिसाब से भी फास्ट है, और अगर आप उसको कंपेयर करें बाकी दुनिया के नेशन से तो उसके हिसाब से भी फास्ट है। तो 2 लेवल पे फास्ट है। एक तो खुद से इंडिया को कंपेयर करें तो उसके हिसाब से भी ग्रोथ फास्ट है, और बाकी जो दूसरे नेशन है इंडिया के पैरेलल, दूसरे जो नेशन है वर्ल्ड के, उनसे भी फास्ट है। तो दोनों तरीके में फास्ट है, खुद से भी कंपीट करके आगे निकला है और दूसरे नेशन से भी आगे निकला है। ठीक, बट आ गया यहाँ पे, ठीक है, फास्ट है तो फास्ट है। अब आप दिमाग में सेट कर लो कि कुछ तो प्रॉब्लम बताना चाह रहा है। अब आप ये सेंटेंस देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। कितनी जगह ब्रेक करना पड़ेगा आप सोचो सेंस निकालने के लिए। तो पढ़ते हैं, बट देयर कैन नॉट बी एनी रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी मतलब क्या होता है, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना कि ठीक है ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठने की कोई जगह नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? बिकॉज बट देयर कैन नॉट बी एनी रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, ये एक स्टेटमेंट हो गया। हमें जो है निठल्ले नहीं बैठना है सोच के कि हमारी ग्रोथ हो रही है। क्यों? बिकॉज इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंडियन इकॉनमी टू डेवलप इवन फास्टर and also to spread the benefits of this growth more widely than has been done thus so far.
तो कॉम्प्लेसेंसी क्यों नहीं करनी है इस ग्रोथ के बाद भी? इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आप जितना फास्ट ग्रो कर रहे हो वो थोड़ा और भी फास्ट हो सकता है। बोल रहे हैं ना, इट इज़ पॉसिबल, ये पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंडियन इकॉनमी। किसकी बात हो रही है? इकॉनमी की बात हो रही है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंडियन इकॉनमी टू डेवलप इवन फास्टर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप जो है हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, कॉम्प्लेसेंसी मत करिए। दूसरा ये भी है कि ये भी पॉसिबल है कि आपका जो ऑल्सो टू स्प्रेड द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रोथ मोर वाइडली देन हैज़ बीन डन दस फार। मतलब एक तो ये कि जो है आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप आगे काम करते रहिए। दूसरी बात कि आज तक जो आपने अपनी ग्रोथ का जो बेनिफिट है जो स्प्रेड किया था, स्प्रेड मतलब क्या, बेनिफिट मिला अंबानी को, अदानी को, जिसको भी, टाटा बिरला को, टाटा को, जिसको भी आपके सबको मिला है ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या अमीर लोगों को या अपर मिडिल क्लास को, कैपिटलिस्ट को बेनिफिट मिला। इसका जो स्प्रेड होना चाहिए वो बेनिफिट छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो मध्यम लोग हैं, जो आपके लोअर मिडिल क्लास हैं, सब में वो बेनिफिट स्प्रेड होना चाहिए। तो क्या आज तक बेनिफिट स्प्रेड नहीं हुआ था? हुआ था। बोल रहे हैं कि और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। ऑल्सो टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्रोथ मोर वाइडली। अभी तक इतने तक फैला था, उसको और मोर वाइडली कर लिए, और ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, और छोटे छोटे लोगों को पहुंचाइए जो गरीब हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करिए। ऐसी चीज़ों की बात हो रही है, समझ रहे हैं? मन में क्या उठ रहा है आपके? इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इक्विटेबल ग्रोथ हो, सबका ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास हो। हाँ ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा ग्रो करें, लेकिन उसका बेनिफिट जो है ट्रिकल डाउन होना चाहिए, मोर वाइडली देन हैज़ बीन डन दस फार। मतलब आज तक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और ज़्यादा स्प्रेड करना था। ठीक है, इतना हो गया। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस, before going into details of the kinds of microstructural changes that we need to conceptualize and then proceed to implement, it is worthwhile elaborating on the idea of inclusive growth that constitutes the defining concept behind this government's various economic policies and decisions। यहीं पे यूपीएससी आपकी जो है हालत ख़राब कर देता है। सेंटेंस देखिए कितना लंबा है, कितने कॉमा आ गए। हम ब्रेक करेंगे। इसके पहले कि हम इसका माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या करने होंगे ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ आए, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। किस चीज़ को? आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ को। वेरी इजी नाउ। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस, मतलब इस प्रोसेस को स्प्रेड करने के लिए और फास्ट ग्रोथ करने के लिए हमें अपनी इकॉनमी में माइक्रो स्ट्रक्चरल मतलब छोटे छोटे लेवल पे कई सारे चेंजेस लाने होंगे। उसकी डिटेल में हम घुसें कि क्या करना होगा चेंजेस, उसके पहले हमें ये कॉन्सेप्चुअलाइज करना होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, है ना। किस चीज़ के आइडिया को? इंक्लूसिव ग्रोथ के आइडिया को एलेबोरेट करना पड़ेगा, मतलब डिटेलिंग करनी पड़ेगी कि इंक्लूसिव ग्रोथ है जो कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम बाद में माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो करेंगे। पहले इंक्लूसिव ग्रोथ को समझेंगे, उसके आइडिया को समझेंगे, फिर उसको कंसेप्चुअलाइज करके इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके हम बाकी माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस को जो जो करने हैं वो देखेंगे। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस गवर्नमेंट्स वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजंस। ठीक है, आपके गवर्नमेंट की जो वेरियस पॉलिसीज़ हैं और इकोनॉमिक डिसीजन हैं उनमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उस इंक्लूसिव ग्रोथ को पहले समझना होगा, अच्छे से डिफाइन करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस गवर्नमेंट्स वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजन। आपके गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डिसीजन वेरियस पॉलिसी क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ ही होती है। तो पहले लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है सुडॉल करें ना, उसको अच्छे से समझे, डिफाइन करें। इतना हो गया, आगे बढ़िए। अ नेशन इंटरेस्टेड इन इंक्लूसिव ग्रोथ, जो नेशन इंक्लूसिव ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, इंडिया तो इंटरेस्टेड है, बोला पहले ही गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में है, डिसीजन में है। अ नेशन इंटरेस्टेड इन इंक्लूसिव ग्रोथ व्यूज़ द सेम ग्रोथ डिफरेंटली, एक ही ग्रोथ को डिफरेंटली देखता है वो, कि 5% जीडीपी हो रही है तो उसको 5% जीडीपी की नहीं तरह कुछ और तरह से देखता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द गेन्स ऑफ द ग्रोथ आर हिप्ड प्राइमरली ऑन ए स्मॉल सेगमेंट और शेयर्ड वाइडली बाय द पॉपुलेशन। वही बात बोल रहे हैं कि जो एक नेशन है जो इंक्लूसिव ग्रोथ को देखता है, व्यू करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को मानता है कि करना चाहिए, नेशन जो इंटरेस्टेड है वो सेम ग्रोथ को, मतलब कल को अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान है वो इंक्लूसिव ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो 5% जीडीपी को अलग तरीके से देखेगा, बोलेगा कि यार 5% हो रहा, बहुत अच्छा। इंडिया है वो बोलेगा कि 5% बहुत अच्छा, लेकिन इंडिया ये देखेगी कि 5% किसके पास उसके जो है बेनिफिट्स आ रहे हैं, बस अदानी अंबानी टाटा बिरला के पास आ रहे हैं या पूरी जनता के पास आ रहे हैं, मतलब हीप जमा हो रहा है एक जगह कि एक्चुअली स्प्रेड हो रहा है हर जगह। इस चीज़ को समझनी है। अ नेशन इंटरेस्टेड इन इंक्लूसिव ग्रोथ व्यूज़ द सेम ग्रोथ डिफरेंटली तरीके से देखता है सेम ग्रोथ को, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन वेदर मतलब क्या वो जो गेन है
ग्रोथ के एक जगह हिप्ड हैं प्राइमरली ऑन ए स्मॉल सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट होता है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट तो छोटे नंबर में छोटे होते हैं, और लेकिन बोलते हैं ना कि 1% जो लोग हैं टॉप के, ऑलमोस्ट वही सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं। तो स्मॉल सेगमेंट में आपका कंसंट्रेटेड है या वाइडली शेयर हो रहा है पूरे जो कंट्री की जनता उनके बीच में। द लैटर इज ए काउज फॉर सेलिब्रेशन बट नॉट द फॉर्मर। यहाँ पर इंग्लिश तो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। लैटर वाला केस कौन सा है? शेयर्ड वाइडली बाय द पॉपुलेशन। अगर शेयर्ड वाइडली बाय द पॉपुलेशन है तो वो सेलिब्रेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल सेगमेंट में वो हिप किया हुआ है तो वो जो है सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं लैटर इज काज फॉर द सेलिब्रेशन। दूसरा वाला शेयर्ड वाइडली इज सेलिब्रेशन बट नॉट द फॉर्मर। बट स्मॉल सेगमेंट में अगर कंसंट्रेट हो जाए तो वो सेलिब्रेशन की चीज़ नहीं है। इन अदर वर्ड्स बोल रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, अब देखिए, ग्रोथ मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ। मतलब 5% ग्रोथ को ही हम एंड ना माने, बट उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लेके चलें। उसके बाद जब 5% ग्रोथ हो जाए तो उसको हम स्प्रेड करें। तो इस तरह से 5% ग्रोथ जो है जीडीपी वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और उसका पर्पस क्या है, एंड क्या है? स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी इन टू ऑल। ठीक है, ग्रोथ को हम एंड ना देखें, मीन्स देखें। किस चीज़ का मीन्स देखें, इंस्ट्रूमेंट देखें? स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। पॉवर्टी ख़त्म हो, है ना, भूखमरी ख़त्म हो, हर कोई थोड़ा जो है अपने बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें जो है स्प्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल में आती हैं। ग्रोथ का रियल पर्पस ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडियाज़ ओन पास्ट एक्सपीरियंसेज एंड एक्सपीरियंसेज ऑफ अदर नेशन। इंडिया का खुद का जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उससे क्या पता चला, और दूसरे नेशन के एक्सपीरियंस से क्या पता चला है। देखिए, सजेस्ट दैट ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ठीक है, ग्रोथ जो है ज़रूरी है। आप 1% जीडीपी पे, 0% जीडीपी पे ग्रोथ तो नहीं कर सकते, पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। बोल रहे हैं ना, ग्रोथ इज़ नेसेसरी फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर गरीबी खत्म करनी तो ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन सफिशियंट नहीं है। उसको जो है ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा, हर लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी हो जाए और बस वो सब सारा 5 ट्रिलियन मेरे हाथ में रह जाए, तो फिर ग्रोथ तो हो गई नेशन की, जीडीपी बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन जो पॉवर्टी इरेडिकेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि 5 ट्रिलियन बाकी लोगों को भी मिले, बट इट इज़ नॉट ए सफिशियंट कंडीशन। इन अदर वर्ड्स, उसी समरी को देखिए, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? पॉलिसीज़ फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ नीड टू बी। जो पॉलिसीज़ होते हैं ग्रोथ को प्रमोट के लिए, उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको कैसा होना चाहिए? नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ पॉलिसीज़ टू इंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन इन द ग्रोथ प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? जो आपके ग्रोथ को प्रमोट करने की पॉलिसीज़ हैं उसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना होगा एक नई तरह की पॉलिसी से। कौन सी पॉलिसी होगी? पहले ग्रोथ कर लीजिए, 5% जीडीपी ले आइए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री आपको ऐसी पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी जिससे मोर एंड मोर पीपल, मतलब कि मासेज जो है ज्वाइन करे आपके ग्रोथ प्रोसेस में। ग्रोथ प्रोसेस ज्वाइन करने का क्या मतलब है? कल को जो है एमएसएमई सेक्टर भी बढ़े, किसान भी जो है ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट बने। 5 ट्रिलियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर का भी रोल हो। ग्रोथ प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करोगे तभी तो आप स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर बनोगे, आपका वहाँ पे पार्ट होगा तो आप डिमांड करोगे। मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन इन द ग्रोथ प्रोसेस एंड कॉमा फर्दर, और उसके बाद क्या होगा? देयर आर मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द गेन्स टू दोज हु आर अनेबल टू पार्टेक इन द मार्केट प्रोसेस एंड हेंस गेट लेफ्ट बिहाइंड। ये तो हो रहा है कि आप अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाइए कि पहले ग्रोथ हो, उसमें ये कॉम्प्लीमेंट करिए कि जो बहुत सारे लोग हैं उस ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो कि उनको बेनिफिट मिले। लेकिन लास्ट में ऐसा भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि कुछ लोग जो है मार्केट इकॉनमी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। कोई डिसेबल्ड है, कुछ वीमेन पे जो है रोकथाम लगी है, कोई बहुत गरीब है। जो ऐसी कंडीशन में जो लोग अंत्योदया हैं वो मतलब आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। तो कुछ ऐसा भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, थोड़ा सा जो रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, थोड़ा सा जो गेन है उनको भी दिया जाए जो मार्केट प्रोसेस में सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और पीछे छूट जाते हैं। ऐसे लोगों को भी कोई मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा बहुत जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड देना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इसी में, अ सिंपल वे ऑफ गिविंग दिस आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पूरा आइडिया किस चीज़ का है? इंक्लूसिव ग्रोथ का है। अगर इसको आपको रियलाइज़ करना है, अ सिंपल वे ऑफ गिविंग दिस आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ए शार्पर फॉर्म। ओके, शार्पर फॉर्म मतलब और अच्छा फॉर्म और जो है इम्पैक्टफुल फॉर्म अगर आपको देना है इंक्लूसिव ग्रोथ के आइडिया को। पहले ही बात हो रही थी ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ के आइडिया को सेट करना पड़ेगा, डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट, इसको सेट करना पड़ेगा। तो अब तक हमने सेट कर लिया, लेकिन इसको अगर और शार्प बनाना है और इम्पैक्टफुल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक नई चीज़ करनी पड़ेगी। फॉर्म इज़ टू अ सिंपल वे ऑफ गिविंग द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ए शार्पर फॉर्म। यहाँ पे आप रुक जाइए, क्या है वो आइडिया इंक्लूसिव ग्रोथ को शार्पर फॉर्म देने का? क्या है सिंपल आइडिया? क्या है भाई? टू मेजर अ नेशंस प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इट्स पुअरेस्ट सेगमेंट। ठीक है, आप अमीरों का प्रोग्रेस पे फोकस मत करिए ना, वो तो कमा ही रहे हैं।
आप जो कंट्री का पुअरेस्ट सेगमेंट है उसके प्रोग्रेस पे अगर फोकस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिए, सेंटेंस खत्म हो गया। पुअरेस्ट सेगमेंट पे फोकस करके पता कर लीजिए। फॉर इंस्टांस, यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बता रहे हैं। फॉर इंस्टांस द बॉटम 20% ऑफ द पॉपुलेशन, बॉटम जो 20% जो है, 20% जो सबसे गरीब लोग हैं कंट्री के, उनको आप मेजर कर लीजिए पूरे सेगमेंट को कि उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है। वन कुड, अब आराम से ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। वन कुड मेजर द पर कैपिटा इनकम ऑफ द बॉटम क्विंटाइल। अब यहाँ पे कई लोगों को क्विंटाइल का इंग्लिश वालों को भी मीनिंग नहीं पता होगा। जब आप हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अंत के जो मतलब कि 20% लोग हैं या 5वां हिस्सा है उसी को क्विंटाइल बोलते हैं। क्विंटाइल मतलब 1/5, 20% तो 1/5 ही होता है ना। क्विंटाइल के जो बॉटम के पॉपुलेशन है, आप उनका पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, मतलब पर पर्सन इनकम देख लीजिए उस पॉपुलेशन का, और साथ ही साथ बोल रहे हैं ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। उनका जो इनकम है आज 5 रुपये है तो कल को 10 रुपये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तो समझिए ना, तभी तो आपको असली ग्रोथ पता चलेगी। उनके ग्रोथ रेट ऑफ इनकम को भी कैलकुलेट करिए, पर कैपिटा इनकम को भी कैलकुलेट करिए। कितने लोगों को? क्विंटाइल पॉपुलेशन को, 1/5 को। क्विंटाइल नहीं समझ में आएगा, हिंदी में ट्रांसलेशन देख लेना है, वहाँ पे सीधे सीधे 1/5 जो है 5वां हिस्सा लिखा हुआ है। एंड इवेल्युएट आवर इकोनॉमिक सक्सेस इन टर्म्स ऑफ दिज मेजर्स दैट पर्टेन टू द पुअरेस्ट सेगमेंट। समझ गए? आपके जो इकोनॉमिक सक्सेस है इस तरह से देखिए कि ये जो बॉटम का 1/5 है उसका पर कैपिटा इनकम कितना है और उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, यही मेजरमेंट करिए और बताइए कि पूरे सेगमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। दिस अप्रोच इज़ अट्रैक्टिव। ये अप्रोच अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट इग्नोर ग्रोथ लाइक सम ऑफ द ओल्डर हेट्रोडॉक्स क्राइटेरिया डिड। ऑर्थोडॉक्स पुरानी वाली होती है, हेट्रोडॉक्स जो होती है नई चीज़ होती है, लेकिन ये जो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है उसके पहले जो हेट्रोडॉक्स क्राइटेरिया थे वो देखिए ओवरऑल ग्रोथ को ही इग्नोर कर देते। तो ग्रोथ को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं ना, ग्रोथ को नहीं इग्नोर कर रहे हैं, हम बॉटम 20% पे फोकस कर रहे हैं तो उनका ग्रोथ देख रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो, तो ग्रोथ को इग्नोर नहीं करना है ना। हमें क्या देखना है कि बॉटम का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट सिंपली लुक्स एट द ग्रोथ ऑफ द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उसी स्टेटमेंट को रिपीट किया ईजी है। सिंपली ये क्या देखता है, जो इनकम देखता है पर कैपिटा इनकम और इनकम जो ग्रोथ हो रही है पूरे सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट दोज हु आर आउटसाइड ऑफ द बॉटम क्विंटाइल डू नॉट गेट इग्नोर्ड। इसमें साथ ही साथ मैंने बॉटम पे फोकस किया 1/5 पे, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि बाकी जो 80% है उनको हमने इग्नोर किया। इग्नोर नहीं करना। अगर आप जो है अमीर को रोक दोगे ना तो गरीबी कभी दूर नहीं होगी, याद रखना। आप अमीर को जो है प्रोग्रेस ना करने दो तो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक चलेगी कैसे? टाटा बिरला अगर कल को डूब जाए तो सीधा का सीधा फिर गरीब कैसे अमीर होगा? वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होना होता है, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होना होता है, स्प्रेड होना होता है। ये नहीं बोलते कि कैपिटल को ख़त्म ही कर दो शुरू में। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट दोज हु आर आउटसाइड ऑफ द बॉटम क्विंटाइल, मतलब कि जो 80% जो ऊपर के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको भी इग्नोर नहीं करना है। किसी 20% पे फोकस करने का मतलब होता है कि जो ऊपर का ग्रोथ आ रहा है 80% से आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन 80% को इग्नोर नहीं करना है। बोल रहे हैं यहाँ पे इफ़ दैट वे आर डन, अगर ऐसा कर लें, then those people who would in all likelihood drop down into the bottom quintile and so would automatically become a direct target of our policies। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से दीजिए। अगर हम ऊपर के 80% वाले लोगों को इग्नोर कर दें तब की बात कर रहे हैं। अगर वो करेंगे आप तो ऐसा होगा कि जो ऊपर के 80% है धीरे 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 वो भी बॉटम में गिरने लगेंगे, बॉटम के क्विंटाइल के बराबर हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो आपके जो पॉलिसीज़ जो ऐसी थी जो गरीबों के लिए बनी थी वो पॉलिसीज़ उन लोगों के लिए भी हो जाएंगी जो कल को अमीर थे, क्योंकि वो सारे भी देखिए गरीब हो जाएंगे और डायरेक्ट टारगेट बन जाएंगे आपकी पॉलिसीज़ का। तो आप कितना सब्सिडी दोगे अगर सब कोई गरीब हो जाएगा? तो उसको इग्नोर नहीं करना है। हेंस द क्राइटेरियन बीइंग सजेस्टेड इट, इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए कि हर कोई गरीब ना हो जाए, आपको जो है अमीरों को अमीर तो रहने देना है। Hence, the criteria being suggested here is a statistical summing up of an idea of inclusive growth। inclusive growth का जो आइडिया है उसका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल समिंग अप करना है, which in turn leads to two corollaries। इससे दो चीज़ें निकलेंगी। एक तो ये निकलेगा टू विच दैट इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू अचीव हायर ग्रोथ रेट। मैंने पहले ही बोला कि हायर ग्रोथ रेट तो रिक्वायर्ड होगी, तो वो तो होना चाहिए। टू विच दैट इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू अचीव हायर ग्रोथ एंड दैट वी मस्ट वर्क टू इंश्योर दैट द वीकेस्ट सेगमेंट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ। ग्रोथ हो और वीकेस्ट सेक्शन जो है बेनिफिट हो उसको, यही इंक्लूसिव ग्रोथ का स्टैटिस्टिकल समिंग अप का आइडिया है। यहाँ पे ऐसा बताया इन्होंने। पूरा पढ़ लिया हमने पैराग्राफ। अब हमने इसमें लगाया है लगभग 17 मिनट 15 मिनट। एग्ज़ाम टाइम में इतना नहीं लगाना है, एग्ज़ाम टाइम में 10 मिनट में करके निकल जाना है, 5 मिनट में करके निकल जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। और आपको मैं यहाँ तो चूँकि समझा रहा हूँ ना, आपको एक्सप्लेन थोड़े ना करना, आपको फटफट रीड करना है, 3 मिनट में 4 मिनट में रीड करना है और समझ जाओगे। अगर आप आज समझ गए तो वहाँ भी समझ जाओगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, आप खुद ही आंसर बता दीजिएगा।
द ऑथर सेंट्रल फोकस इज ऑन। यहाँ पूछ रहे हैं ऑथर का सेंट्रल फोकस किस चीज़ पे। पहला ऑप्शन अपलॉडिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली अगेंस्ट इट्स ओन पास्ट परफॉर्मेंस बट अगेंस्ट द अदर नेशन। जो पहला स्टेटमेंट की शुरुआत हुई थी कि इंडिया का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पास्ट के हिसाब से भी ज़्यादा हो रहा है, अदर नेशन के हिसाब से भी ज़्यादा हो रहा है, क्या ये प्राइमरी फोकस था? बताओ सेंट्रल फोकस था क्या? नहीं, सेंट्रल फोकस तो इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये तो शुरुआत में बस बताया है कि ऐसी कंडीशन है, बट वहाँ से स्टेटमेंट की शुरुआत ही थी, ये कोई सेंट्रल थीम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। हाँ, ऐसा बोला क्या? ऐसी नीड हो इकोनॉमिक ग्रोथ की क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सोल डिटर्मिनेंट है कंट्री के प्रॉस्पेरिटी का, ये तो बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ सोल डिटर्मिनेंट नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लोगों के बीच में कितना स्प्रेड हो रहा है, बॉटम 20% में जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें थी हमारे यहाँ पे एम्फेसिस की हुई, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, एम्फेसाइजिंग इंक्लूसिव ग्रोथ वेयर गेन्स ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड वाइडली बाई पॉपुलेशन। यही तो था पूरा सेंट्रल थीम कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो और शेयर हो वाइडली बाई द पॉपुलेशन। एम्फेसाइजिंग हायर ग्रोथ, ये नहीं था, हायर ग्रोथ पे फोकस नहीं था, हायर ग्रोथ के साथ उसके शेयर होने की बात पे फोकस था। समझ गया? तो यहाँ पे जो है आंसर सी हो जाएगा, आप खुद ही समझ रहे हैं और आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है, आपके दिमाग में भी मुझे पता है आंसर सी ही है। दूसरा क्वेश्चन, द ऑथर सपोर्ट्स पॉलिसीज विच विल हेल्प। ऑथर कैसी पॉलिसी को सपोर्ट करता है जो कि किस चीज़ को हेल्प करेंगी? ऑथर ऐसी किस पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है जो किस चीज़ को हेल्प करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑथर सपोर्ट्स पॉलिसीज विच विल हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करेगी पॉलिसीज ऑथर द्वारा जो सजेस्टेड हैं, सपोर्टेड हैं? एक ऑप्शन पहला ये है, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत छोटा सा टर्म है डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ पे खाली फोकस नहीं था, तो इसको चलिए हम बाई स्टैंड में रखते हैं, अभी सोचेंगे इसके बारे में। दूसरा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ पे तो फोकस करना था, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ पे तो फोकस करना था। दिस इज़ रॉन्ग। इरिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ कैसे होगा? हाई रेट ऑफ ग्रोथ होगा तो तभी तो हम बाद में जो है लोगों के बीच में बांट पाएंगे, स्प्रेड कर पाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, तो ये तो पक्का गलत है। ए को देखेंगे, ठीक है। सी, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेंस टू दोज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। जो 20% के बॉटम के थे, जो लेफ्ट बिहाइंड थे, उन पे फोकस करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके गरीब लोगों में देना है। ये बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। चलिए डी को देख लेते हैं। पुट एन एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पूरे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। नो, ये बस एक चीज़ को कवर कर रहा है कि पूरे सेगमेंट पे फोकस कर रहेंगे, ये दोनों पे कर रहा है फोकस। देखिए, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट, ये दोनों पे फोकस कर रहा है। यही जो ऑथर जो है ऐसी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। पहले ही तो बोला था, पहला पॉलिसी ये होगा कि हाई जीडीपी करिए, हाई ग्रोथ करिए, और दूसरा पॉलिसी ये होगा कि उसको जो है इस तरह से करिए लोगों के बीच में जो कि सारे के सारे लोग जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, और कुछ लोग जो मार्केट में ना पार्टिसिपेट कर पाएँ, लेफ्ट बिहाइंड हैं, उनको भी आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये दो पॉलिसीज़ को ऑथर सपोर्ट कर रहा था 1 और 2 को, तो इसीलिए आंसर सी होगा। और ए भी जो है उससे कम सुटेबल आंसर है, ए का पूरा सेंस भी नहीं बढ़ रहा है। डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ हम रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी बात कर रहे हैं जो गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड हो रहे थे। तो 1 और 2 दोनों होगा, आंसर सी हो जाएगा। 2 का सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। इज़ और आर, मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। पहला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियाज़ इकॉनमी हैज़ ग्रोन बट देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। पहले जो स्टार्ट हुआ था, याद है कि इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ जो हुई है इंडिया के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से और अदर नेशन के हिसाब से हो रही है, बट कॉम्प्लेसेंसी जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। तो ऑथर ने क्या बोला था, क्यों नहीं बैठना हाथ पर हाथ रख के? ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी, पहला ये स्टेटमेंट है। आप ये बताइए कि ये था क्या? नहीं, पहला ये था कि क्योंकि और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है उस पर फोकस करना है, और दूसरा फोकस था कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। याद है आपको, पहला स्टेटमेंट ये था वहाँ पे कि और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इसलिए कॉम्प्लेसेंसी नहीं करनी है। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करें, है ना, तो उसके लिए भी आपको जो है कॉम्प्लेसेंसी करने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें थी। ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी है, इट्स ए फैक्ट, लेकिन ये आपकी मानसिक समझ है। ये पैराग्राफ में इस चीज़ पर फोकस नहीं था, और पहले यूपीएससी ने आपको बोला है कि मानसिक समझ नहीं लगानी है, पैराग्राफ में जो दिया है वहीं पे टेंशन रखिए। 2 जो रीज़न वहाँ पे दिए हुए हैं उसी रीज़न में से बताना था। तो वहाँ पे रीज़न क्या था? पहला तो ये था कि आप और अच्छा कर सकते हो, दूसरा ये था कि आपको जो है स्प्रेड करने की ज़रूरत है, रिडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है। तो ग्रोथ इरेडिकेट्स पॉवर्टी जो वेग स्टेटमेंट है, ये हमारे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था इस बारे में खास करके, तो इसको हम नहीं मानेंगे।
दूसरा स्टेटमेंट, ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी गलत है, पैराग्राफ में भी ऐसा कुछ नहीं था। ग्रोथ से क्या सबकी प्रॉस्पेरिटी हुई है? नहीं, तो फिर 20% बॉटम की बात कहाँ हो रही है? दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर जो होगा नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, मैं चाह रहा था कि 5 सॉल्व करूँ, चलिए दूसरा भी करा ही देता हूँ। पैसेज 2 छोटा है थोड़ा सा रिलेटिवली, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। पैसेज 2 स्टार्ट होता है एक स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट ये है, इट इज़ ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल स्टेट ओन्ड कंपनीज थ्रू नॉट्स एंड विंग्स। अब यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है जो, उसमें लिखा हुआ हाँ या ना बोल के। नॉट मतलब क्या, सर जो है सिर झुका के हाँ बोल देना, नॉडिंग होती है ना। विंग्स आँख मारना बोला कि नहीं यार ऐसा। गवर्नमेंट के पास ये पावर है, गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट ओन्ड कंपनी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, स्टेट ओन्ड कंपनी क्या होता है ना, आपके जैसे मान लीजिए कोई SBI वगैरह है ना, ऐसी कोई कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऐसी जो कंपनीज हैं स्टेट ओन्ड कंपनी जो है, गवर्नमेंट चाहे तो उनको कंट्रोल कर सकती है ईजिली थ्रू नॉट्स एंड विंग्स, मतलब हाँ या ना बोल के कुछ भी कंट्रोल कर सकती है। एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कुछ नहीं समझ में, कोई बात नहीं। सो व्हाट रियली नीड्स टू बी डन एज ए फर्स्ट स्टेप इज़ टू पुट पेट्रोल प्राइसिंग ऑन ए ट्रांसपेरेंट फार्मूला। आ गया स्टेटमेंट में खतरनाक, यहाँ से शुरुआत हो रही है एक चीज़ कॉम्प्लेक्स की, कि ये पेट्रोल प्राइसिंग के बारे में जो है ऑथर कुछ विचार दे रहा अपने कि पेट्रोल प्राइसिंग जो है उसको कैसे रैशनलाइज करना है। बोल रहा है कि इस चीज़ करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। सो व्हाट रियली नीड्स टू बी डन, मतलब एकदम जो ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली जो करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप हम ये करें कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट फार्मूला में डालें। मतलब कि पेट्रोल प्राइसिंग जो अभी है उसका फार्मूला ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट फार्मूला लाना है। तो बोल रहे हैं कि एग्जांपल देके, जैसे कि इफ़ द प्राइस ऑफ क्रूड इज़ एक्स, क्रूड पेट्रोलियम जिसको रिफाइन नहीं किया गया, मान लीजिए कि उसका प्राइस जो बाहर से आया एक्स और कंट्री में आया तो उसका एक्सचेंज रेट वगैरह जो लगा उस पर वाई लगा। देन एवरी मंथ और फोर्टनाइट, मतलब कि हर 30 दिन पे, या फोर्टनाइट मतलब 15 दिन पे, कॉमा गवर्नमेंट अनाउंसेज ए मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल। समझ गए? एक्स की रेट पे क्रूड आया बाहर से, वाई एक्सचेंज रेट वगैरह लगा, एक बात हो गई, ये ट्रांसपेरेंट फार्मूला की बात हो रही है। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि 30 दिन पे या आधे महीने पे एक मैक्सिमम प्राइस जो होता है पेट्रोल का वो अनाउंस कर दे, विच एनी बडी कैन वर्क आउट फ्रॉम द एक्स एंड वाई। जो मैक्सिमम प्राइस जो फिक्स करेंगे, एक्स जिसमें जितने पे क्रूड आया था वो एक्स था, एक्सचेंज रेट लगी थी वाई था, उसके हिसाब से कुछ बना ले मैक्सिमम प्राइस। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स प्लस वाई है, ध्यान दीजिए, कैन वर्क आउट फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब कि उस पर एक्स और वाई के साथ और भी कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, कंपनी को कितना कॉस्ट लग रहा है, रिफाइनरी वगैरह में कितना खर्च आ रहा है, सारी चीज़ें है ना। तो एक्स एंड वाई का यूज़ करके जो है एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो तो उतना गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि मैक्सिमम इतना होगा, इसके ऊपर जाओगे तो जनता जो है माफ़ नहीं करेगी। तो ये मंथ और फोर्टनाइट में अनाउंस किया जा सकता है, ठीक। द रूल हैज़ टू बी वर्कड आउट टू मेक श्योर दैट द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैन इन जनरल कवर देयर कॉस्ट। मैंने आपको अभी बोला ना, एक्स वाई का यूज़ करना है तो एक्स वाई को सिंपली ऐड नहीं करना, उनको कुछ रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ऐड करना है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वगैरह जो भी हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है या जो ONGC वगैरह है गैस वगैरह के लिए, तो ये जो कंपनीज़ हैं इनको अपना जो कॉस्ट है कम से कम उतना तो कवर हो जाए। मैक्सिमम आप फिक्स करो तो 5 रुपये मत फिक्स कर दो कि उनको जो है लॉस हो जाए, उनको जो कॉस्ट पड़ रहा है उतना तो देखिए पड़ रहा है उतना तो कवर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? दिस विल मीन दैट इफ़ वन कंपनी कैन इनोवेट एंड कट कॉस्ट इट विल मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स। मतलब क्या है? अपना कॉस्ट कवर कर ले इतना तो गवर्नमेंट कर दे, मैक्सिमम वाला जब डाले कि इतनी पेट्रोल प्राइसिंग करनी है तो कॉस्ट कवर हो जाए। इससे क्या होगा, कॉस्ट कवर के बाद जब फिक्स हो जाएगा कि इतना ही लगना है तो उसके ऊपर कंपनी क्या कर सकती है कि थोड़ा बहुत इनोवेशन करेगी, ऐसी टेक्निक लगाएगी कि खर्च कम पड़ेगा, और कट कॉस्ट करेगी मतलब ऑटोमेशन करेगी, कम एम्प्लॉय रखेगी, ऐसा कुछ कुछ करके जो है अपना प्रॉफिट जो है बढ़ा सकती है। समझ गए? प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकती है? इनोवेट करके, अपनी कॉस्ट कटिंग करके, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम इतना, उसके ऊपर जो है नीचे की बात नहीं है, उसके नीचे भले कर दे पेट्रोलियम कंपनी, उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 45 रुपये होना चाहिए, तो कंपनी अब क्या करेगी, उसको पता है कि 45 रुपये की अनाउंसमेंट हो चुकी है फोर्टनाइट के लिए, तो कुछ इनोवेशन करेगी, टेक्निक लगाएगी, कुछ टेक्नोलॉजी लगाएगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है उसमें कॉस्ट बचाएगी, कॉस्ट कटिंग और इनोवेट करके थोड़ा अपना प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट की लिमिट में ही बढ़ा लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके कॉस्ट को तो देखिए कवर कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट स्टेटमेंट, हेंस फर्म्स विल बी मोर प्रोन टू इनोवेट एंड बी एफिशिएंट। ऑब्वियसली
अगर ये बोल रहे हैं कि कंपनी को अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, ग्रेटर प्रॉफिट लेना है, तो इनोवेट करना होगा और एफिशिएंसी के साथ काम करना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी होगी। तो इससे जो सारे फर्म्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं, उनमें इनोवेशन आएगा, है ना, एफिशिएंसी आएगी अंडर दिस सिस्टम। ईजी। वंस द रूल इज अनाउंस, जैसे ही गवर्नमेंट ये XY का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके रूल बनाएगी 15-15 दिन पे, 30 दिन पे, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। अगर आप रूल बना के बोलोगे कि मैक्सिमम इतना है, कल को मैक्सिमम घटा दोगे ऑयल कंपनी के जो प्राइसिंग होती है, तो फिर क्या ही वो इनोवेशन करेंगे, क्या ही समझेंगे चीज़ों को। उसके बाद गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये फार्मूला सही से निकाल ले, उनका कॉस्ट कवर अप कर दे, और उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे, तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ दिस इज़ डन, है ना, इफ़ दिस इज़ डन फॉर ए वाइल, कुछ दिनों के लिए अगर गवर्नमेंट ऐसा करे 1 आध साल के लिए, तो प्राइवेट कंपनीज विल रे एंटर दिस मार्केट। प्राइवेट कंपनी जो इस मार्केट से भाग रही हैं कि भाई हमें जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं बनना है, यहाँ पे तो लॉस करा देती है गवर्नमेंट अपने रूल को बार बार चेंज करके, इंटरफेरेंस करके, मैक्सिमम लिमिट घटा के, तो वो लोग जो है फिर से री एंटर करेंगी आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज री एंटर करेंगी। क्यों? क्योंकि इनोवेट करके और कॉस्ट कटिंग करके वो लोग अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एंड वंस ए सफिशिएंट नंबर ऑफ देम आर इन फ्रे, मतलब कि मान लीजिए कि 5-10 कंपनी आ गई, देन वी कैन रिमूव द रूल बेस्ड प्राइसिंग। वो जो मैक्सिमम मिनिमम चल रहा था XY का फार्मूला, उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और इसको ट्रूली मार्केट पे छोड़ सकते हैं, लीव इट ट्रूली टू द मार्केट। लेकिन ट्रूली मार्केट पे छोड़ने इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक को एकदम मार ही डालें, है ना, जनता माफ़ नहीं करेगी, सब्जेक्ट टू, इसीलिए बोल रहे हैं कुछ कंडीशन होंगी ऑफ कोर्स, द यूजुअल रेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट, है ना, एंटी ट्रस्ट के जो रेगुलेशन होते हैं उनको ना तोड़ें वो, मतलब कि न्यास जो होता है न्यास के विरुद्ध ना जाएं। और दूसरा कंपटीशन लॉ जो है, जैसे आपका कंपटीशन लॉ को ना तोड़े, मतलब कि कल को 5 रुपये तेल करके बेच दें, खूब प्रॉफिट कमा लें, बाकी सारी कंपनी डूब जाएं, उसके बाद फिर तेल की कीमत 1000 रुपये कर दें, तो ऐसा भी ना हो। तो कंपटीशन लॉ और एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन होते गवर्नमेंट के, कोई बात नहीं, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको तोड़े ना, बाकी जो है मार्केट बेस्ड इकॉनमी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद जब जो है ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज री एंटर कर लें इस मार्केट में, तब वो कब री एंटर करेंगी, जब गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस ना करे और गवर्नमेंट एक रूल बेस्ड वहाँ पे प्राइसिंग का अनाउंसमेंट करे, जिसमें कि मैक्सिमम लिमिट जो है हर फोर्टनाइट पे, हर 30 दिन पे अनाउंस की जाए। अब इसके 2 क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कॉमा, an oil company can make greater profits if a transparent formula for petrol pricing is announced every fortnight or month by। मतलब मिला जुला के क्या बोल रहे हैं, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है अगर एक ट्रांसपेरेंट फार्मूला ला दें पेट्रोल के प्राइसिंग के लिए, जिसको कि हम फोर्टनाइट या मंथ पे अनाउंस करेंगे। सीधे सीधे आपके पैराग्राफ में दिया हुआ था। सिंपली ये पूछ रहे हैं कि ग्रेटर प्रॉफिट जो है कैसे लाई जाएंगी। बाय 1 प्रमोटिंग इट्स सेल्स, ओके, अंडरटेकिंग इनोवेशन, ये था यहाँ पे, ठीक है, कटिंग कॉस्ट था, 2 हो गए, 2 and 3। अब यहाँ पे आप देखिए प्रमोटिंग इट्स सेल्स, हाँ इससे भी कंपनी का जो है ग्रेटर प्रॉफिट होगा। चौथा है सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर्स एट हायर प्राइसेस, हाँ इससे भी हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन पैराग्राफ में था क्या, सोच के देखिए, पैराग्राफ में नहीं था। आपको पैराग्राफ तक आपकी थिंकिंग जो है लिमिट रखनी है। इसको काटिए, इसको भी काटिए। पैराग्राफ में बस जो प्रॉफिट कमाने के तरीके थे वो इनोवेशन और कॉस्ट कटिंग ही थे, ग्रेटर इनोवेशन और कॉस्ट कटिंग, 2 ही ऑप्शन थे यहाँ पे पैराग्राफ में। तो इसका आंसर आप जब देखेंगे तो 2 और 3 जहाँ होगा वो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट। अब यहाँ में आपको खुद ही बताइए, मैंने कब बोला था कि प्राइवेट ऑयल कंपनी जो है मार्केट में फिर से आ जाएंगी। एक तो मैंने ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है रूल बेस्ड प्राइसिंग फिक्स करे, दूसरा इंटरफेरेंस ना करे। तो चलिए, ए, अ ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट, ऐसा था ना, बिल्कुल था। दूसरा, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट, बोला था ना कि एक टाइम के बाद गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। मतलब गवर्नमेंट जब एक बार प्राइस फिक्स कर दे तो उसके बाद 15-20 दिन के 30 दिन जो भी वो प्राइस फिक्स रहे, उस बीच में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस ना करे, तभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं फिर से री एंट्री करेंगी। और ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट करेगा, तभी प्राइवेट कंपनी जो है एंट्री करेंगी। किस चीज़ में? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। 1 और 2 होगा ऑप्शन में, ठीक है। बाकी सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा तो कुछ नहीं बोला पैराग्राफ में। रेगुलेशंस ऑफ एंटी ट्रस्ट आर रिमूव्ड, नहीं, ये तो उसके उल्टा है। एंटी ट्रस्ट का कंडीशन था कि ठीक है सारा वो प्रॉफिट कमाए, मार्केट बेस्ड इकॉनमी हो, लेकिन एंटी ट्रस्ट के खिलाफ न हो, ठीक है। दूसरा, आपके जो कंपटीशन लॉज हैं उसके खिलाफ ना हो। तो रेगुलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट आर नॉट रिमूव्ड, ओके, दे विल एग्जिस्ट, और उसको फुलफिल करना है, तब भी मार्केट बेस्ड इकॉनमी रखनी है। 2 ही ऑप्शन थे वहाँ पे, 1 और 2 जो थे। आंसर हो जाएगा 5 का ए।
इस तरह से आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद हुआ तो आप कमेंट करके बताइए, आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया तो क्रिस्टल क्लियर हुआ तो वो भी बताइए। और क्या इसको कंटिन्यू रखना है, ऐसे 5-5 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो मैंने आपको पूरा मेंटल वर्क करके बताया है कि कैसे करना है, उसको एक बार आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि अगर उसमें कोई कमी है उस मेंटल वर्क में तो लेट मी नो प्लीज़। और अगर आपको बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो वो भी एक बार बता दीजिए। तीसरा ये बताइए कि क्या कंटिन्यू करना है आगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।